हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के समाज कार्य प्रश्न पत्रों पर। दिसंबर 2023 में सोशल वर्क से संबंधित यूजीसी नेट में 100 क्वेश्चंस पूछे गए थे और एक क्वेश्चंस जो है 2 नंबर का होता है। ठीक है, लगभग 200 नंबर का यूजीसी नेट में सोशल वर्क से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप यूजीसी नेट सोशल वर्क की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर यूजीसी नेट सोशल वर्क के संबंध में ऑनलाइन क्लासेस आप सभी लोगों को प्रोवाइड कराता हूं, वो भी हिंदी माध्यम से। समाजकारी के संबंध में किसी भी जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। 8506031308 पर आप हमें कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो। आप सभी से अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट के विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों पर। पार्ट सेकंड होगा आपका आज का। स्पेशल ऑफर इस समय मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिनमें से यूजीसी नेट 11 जून 2024 में इनका एग्ज़ाम है। उन बच्चों के लिए जो फीस मैंने रखा है मात्र 3000 में आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। एमपीपीएससी सोशोलॉजी की भी क्लास चलती है हमारे यहाँ, और यहाँ सब्जेक्ट जो अलाइड सोशल वर्क के स्टूडेंट हैं उन लोगों की फ़ीस जो है 2000 रखी गई है। आफ्टरनून में क्लास होती है 1 to 2 PM होती है, और यूजीसी नेट की क्लास होती है इवनिंग टाइम में 7 to 8 PM होती है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं DSSB सोशल वेलफेयर ऑफिसर की, 2024 में भी इसका एग्ज़ाम होने वाला है। इसकी फ़ीस मात्र 1000 रखी गई है। ये स्पेशल ऑफ़र है, लिमिट समय के लिए ये निर्धारित है, उसके बाद ये ऑफ़र आपका समाप्त हो जाएगा। यदि आप इसी के संबंध में कोई भी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा पूरा डिटेल दिया गया है, आप डिटेल भी पढ़कर आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी को इन फीसों में मैं जो प्रोवाइड कराऊंगा वो रिकॉर्डेड क्लासेस एवरीडे चलती है, वो आपको मिलेगी। साथ ही साथ लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी। यूनिट वाइज पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। यूनिट वाइज मॉक टेस्ट आपसे करवाया जाएगा। शॉर्ट नोट्स भी आपको अवेलेबल कराए जाएंगे, और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं 2004 से लेकर दिसंबर 2023 तक के, उन सभी प्रश्नों पर हम लोग व्याख्या भी करेंगे, और उन सभी का पीडीएफ भी और उसका आंसर आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे। समाजकारी में ऑनलाइन क्लासेस हमारे यहाँ उपलब्ध है। कोई भी अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं, चाहे वो यूजीसी नेट हो, चाहे एमपीपीएससी हो या DSSB है, तो उसके लिए आप हमसे ये इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8506031308 पर। चलिए बातचीत करते हैं प्रश्नों पर। ये पार्ट सेकंड है, मैं आप लोगों से पार्ट 2 पर बात कर रहा हूँ। पार्ट 1 मैंने प्रोवाइड करा चुका हूँ आप लोगों को, जहाँ मैंने 51 से लेकर 65 तक के क्वेश्चनों पर आप लोगों से जिक्र किया था सोशल वर्क के प्रश्न पत्रों पर। पार्ट 2 समाजकारी का दिसंबर 2023 यूजीसी नेट आगामी परीक्षा DSSB और जून यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उनमें ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सामुदायिक संगठन का उपागम नहीं है। जैसे प्रक्रिया उपागम होता है, जिसको हम प्रोसेस अप्रोच कहते हैं। टास्क यानी कार्य उपागम एक होता है, ये भी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। एक्शन उपागम मतलब एक्शन अप्रोच, क्रिया उपागम भी होती है। ठीक है, ये तीनों ऊपर के कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत उपागम के नाम से जाने जाते हैं, परंतु पितृसत्तात्मक उपागम नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा, यानी फोर्थ ऑप्शन सही माना जाएगा क्वेश्चन नंबर 66 का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने है। देखिए यहाँ मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन जो लिया हुआ है कि चूज़ ऑप्शन 4 है ना, तो ये ऑप्शन में ये बच्चों का जो है पेपर है, तो किसी किसी क्वेश्चंस में आपको बच्चों ने गलत जवाब दे रखा है, तो इसलिए आप इस पर फोकस ना करके मेरे द्वारा बताए गए प्रश्नों के उत्तर पर आप लोग फोकस करें। तो प्रश्न कहता है 67 कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के PREM प्रभाग का अर्थ क्या होगा। PREM जो है प्रभाग का अर्थ क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 67 यहाँ पर निर्धारित किया गया है। तो प्लानिंग होगा,
रिसोर्सेज होगा, इवैल्यूएशन होगा, मॉनिटरिंग होगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि इसका जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यानी फोर्थ, योजना, अनुसंधान, मूल्यांकन और निगरानी प्रभाग। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट मान लिया जाएगा क्वेश्चन नंबर 67 का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करेंगे, कहता है 68 आपसे क्या कि वह मानवाधिकार, एक बार मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। प्रश्न कह रहा है कि वह मानवाधिकार जो जीवन के अधिकार का संरक्षण करता है किंतु वह न्यायिक मृत्युदंड की अनुमति देता है, यह डैश मानवाधिकार का एक उदाहरण है, निरपेक्ष, सीमित, आहारता प्राप्त, गैर आहारता प्राप्त। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 68 नंबर का सवाल, सही जवाब बेसिकली इसका क्या होना चाहिए कि वह मानवाधिकार जो जीवन के अधिकार का संरक्षण करता है किंतु वह न्यायिक मृत्युदंड की अनुमति देता है। तो यह निरपेक्ष मानवाधिकार का एक उदाहरण माना जाता है और ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो जाएगा वो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के अंत तक, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 कि 19वीं शताब्दी के अंत तक दान संगठन आंदोलन के नेता मानते थे कि गरीबी के निम्नलिखित कारण, अब उस दौरान में कौन कौन से गरीबी के कारण मानते थे दान संगठन के आंदोलन के नेता जो थे, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट के जो नेता थे, उन्होंने गरीबी के कुछ कारण बताए। कब बताए? तो 19वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 69 हमारे सामने है। तो देखिए उन्होंने कहा कि एक अज्ञानता होगा, एक अक्षमता होगा, एक आलस्य होगा और एक, अगर हम बात करते हैं तो असंयम होगा। यहाँ पे करेक्ट जवाब जो होगा वो आपका पहला सत्य चला जाएगा, क्योंकि ई वाला जो है निष्पटता गलत जवाब है। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस प्रश्न को IMP कर लीजिए, कई बार ये रिपीट हो रहा है आजकल परीक्षाओं में। दान संगठन आंदोलन के दौरान जो कारण पूछा जाता है, ठीक है, वो अज्ञानता, अक्षमता, आलस और असंयम, ये 4 शब्द हैं। इन 4 शब्द, हालांकि 5 टोटल शब्द पाए जाते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है, यहाँ तक कि बेरोजगारी को भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है, लेकिन यहाँ पे 4 ही हमको क्या करना, आइडेंटिफाई करना था, इसलिए आपका पहले से लेकर डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन आप पर सत्य माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 हमारे सामने दिया गया है। 70 का सही जवाब क्या होना चाहिए? तो मैं आप लोगों को बता दूं, इस प्रश्न में आपको क्या करना होगा, आप सभी लोगों को क्रम दर्शाना होगा कि नीति निर्माण के लिए चरणों का उचित क्रम में हमको क्या करना होगा, इसको व्यवस्थित करना होगा। ठीक है, तो अब इसको किस तरीके से आप व्यवस्थित करेंगे? अब उचित क्रम, जैसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि उन समस्याओं की पहचान करना जो सामाजिक कार्यात्मकता प्रभावित करते हैं। तो ये देखिए करेक्ट बात है, क्योंकि सबसे पहले इस प्रश्न को देखो, मैं बताऊं आपको कि ये ऐसे प्रश्न परीक्षा UGC नेट में खूब पूछे जा रहे हैं आजकल, है ना, कि एक प्रश्न देता है, उचित क्रम हो या विशेषता हो या उसके महत्व से प्रश्न पूछता है और आपको क्रम लगाना पड़ता है, सीक्वेंस लगाना पड़ता है, और बच्चे यहीं से गलती करते हैं। तो देखिए उचित क्रम में आपको बताऊं, समस्या की पहचान आपका होगा, ये पहले पॉइंट पे आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर कहता है कि निष्कर्षों का विश्लेषण करना या साक्ष्य को पुष्टिकरण करना। तो बच्चे क्या कर देते हैं, इसका अगर मैं बात करूं तो इसको रखते हैं अंत में, रखते हैं भाई निष्कर्ष के आधार पे होता है, विश्लेषण वगैरह कराया जाएगा, साक्ष्य की पुष्टि वगैरह की जाएगी। नहीं, यहाँ बात है नीति निर्माण के परिप्रेक्ष्य में। तो नीति निर्माण में जब समस्या की पहचान होगी तो सामाजिक कार्यात्मकता को प्रभावित करेगा, उसके तत्पश्चात निष्कर्षों का विश्लेषण किया जाएगा और साक्ष्य की पुष्टि की जाएगी, यानी ये आपका दूसरा वाला दूसरे नंबर पे हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए वैकल्पिक समाधानों का समाधान, यानी मैं अगर आपसे बात करूं वैकल्पिक समाधानों का अध्ययन होगा, यानी डी पॉइंट यहाँ पे आ गया, सी नहीं आएगा। सी तो आपका 4th नंबर पे आएगा कि नीति अथवा कार्यक्रम की रूपरेखा यानी फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा, ये आपका सी होगा। उचित क्रम यही है। और उसके बाद आपका अंत में क्या होगा, ये होता है मूल्यांकन, यानी नीति, सामाजिक नीति का क्रियान्वयन और मूल्यांकन, आपका ये ई बनेगा। तो
तो अब जिस ऑप्शन में ए बी डी सी ई होगा वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ए बी डी सी ई ऑप्शन नंबर अगर आप बी को देखेंगे तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सत्य मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए यूजीसी नेट के प्रश्न जो है आजकल आप लोग देख भी रहे होंगे कि ये ट्रेंड चल रहा है सोशल वर्क में। अगर हम बात करें तो आपको इसमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, है ना। जैसे नीति निर्माण के दौरान में क्रियाएं आपको पता होना चाहिए, चरण आपको पता होना चाहिए ना, उसका फिर बेसिक जानकारी आपको मालूम होनी चाहिए, तब जाके ऐसे प्रश्न आप कर पाएंगे, है ना। इस बात को आप ध्यान रखिए। अगले सवाल पे देखिए, अभी अगला सवाल क्या करा है, सामाजिक समूह कार्य का प्राथमिक उद्देश्य पूछा है ना। प्राथमिक उद्देश्य क्या हो सकता है, तो एक प्राइमरी बेसिकली क्या है, आपने एम क्या होना चाहिए आपका सोशल ग्रुप वर्क का एम क्या होना चाहिए। क्या व्यक्तित्व विकास होना चाहिए। देखिए इससे तो अगर बात किया जाए व्यक्तित्व विकास भी होना चाहिए, मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप भी होना चाहिए, समस्या समाधान भी होना चाहिए, समूह के सदस्यों का समाजीकरण भी होना चाहिए, ये सभी है। लेकिन सवाल पूछा क्या गया, सवाल कहा गया कि प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। अब आपको इसमें से मुख्य बताना है, तो मेन जो है समस्या समाधान है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 का ये दिसंबर का सवाल है, दिसंबर 2023 का। इस समय आज की बात अगर मैं करूँ तो 15 मार्च 2024 है ना, तो दिसंबर में पूछा गया सवाल है ये। ठीक है, और अभी जून में होने वाला है, तो आप सोचिए इसी के इर्द गिर्द प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 देख लीजिए। 72 में कहा कि सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत कौन सा प्रभाग है जो कार्यरत है। अब आपको पता होना चाहिए सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत कौन कौन से डिपार्टमेंट आता है। अगर डिपार्टमेंट पता है तो आप इस सवाल को कर सकते हो, आसान है कि नहीं। अब इसमें देखिए क्या है कि आपको इसमें आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जैसे अनुसूचित जाति कल्याण प्रभाग आएगा, सामाजिक सुरक्षा प्रभाग आएगा, PREM जैसे अभी मैंने पढ़ाया, इसका पूरा नाम भी बताया, PREM यानी प्लानिंग और रिसोर्सेज एंड एजुकेशन इवैल्यूएशन, है ना, इवैल्यूएशन, और देन आपका मॉनिटरिंग निगरानी प्रभाग। तो ये भी आता है कि हाँ सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है ये भी। फिर उसके बाद महिला एवं बाल कल्याण, ये देखो बेसिकली ये डिपार्टमेंट नहीं है, महिला एवं बाल प्रभाग वाला सामाजिक न्याय के अंतर्गत। और पिछड़े वर्गों के लिए कल्याण प्रभाग भी है। ठीक है, अब आप कह सकते हो कि ABCE, अब ABCE देखिए, ABCE देखेंगे तो आपका ऑप्शन थर्ड में मैच हो रहा है, यानी थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर थर्ड जो जाएगा वो सत्य माना जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगले सवाल की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 73 नंबर का सवाल है। अब ये कहा कि द रिपोर्ट टाइटल है यूथ इन इंडिया 2022 इन पब्लिश्ड बाय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 का इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्रामिंग जो है इम्प्लीमेंशन ये यूथ इन इंडिया 2022 के द्वारा पब्लिश की गई थी। और यहाँ पे ये करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ये रिपोर्ट जो है इस यूथ इन इंडिया 2022 की मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल एंड प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंशन के माध्यम से ये लाया गया था, एक पब्लिश की गई थी, टाइटल है ना यूथ इन इंडिया, और जो है इन्हीं के द्वारा लाया गया था। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट तो नहीं होगा, फिर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स भी नहीं होगा, ठीक है, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 का। तो याद रखिएगा ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को करवा भी रहा हूँ, UGC नेट की जो क्लासेस चल रही हैं शाम को चलती हैं 7 to 8 PM, और उस समय मैं आप लोगों से आजकल बेसिकली यूनिट नंबर 8 पर मैं बात कर, कल से मैंने स्टार्ट किया यूनिट नंबर 8, और आप लोग देख सकते हो मैंने उस वीडियो को पब्लिक किया है, आप जाइए मेरे चैनल पर विजिट करिए। भारतीय संविधान के बारे में मैंने कल ही बताया है, आप लोगों को पढ़ाया है, और मैंने वही चीज़ें मेंशन किया है जो आपके परीक्षाओं में सवाल लेकर आएगा पॉइंट को। ठीक है, तो आज उसका सेकंड पार्ट हम लोग बात करने वाले हैं। हालांकि UGC नेट में सभी को मालूम है कि भाई संविधान में प्रस्तावना भाग और अनुसूचियाँ वगैरह है, लेकिन UGC नेट में क्या चीज़ें पढ़नी है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है ना, क्योंकि परीक्षा अगर पास करनी है तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि परीक्षाओं में क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न को ध्यान से देखते चलिए आप लोग। देखिए कहता है कि विच इज़ नॉट जो है एग्जाम्पल ऑफ क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, मैंने आपके सामने दिया गया है। इसमें कहा कि आपको बताना है कि जो शास्त्रीय संगठन का सिद्धांत है
उसमें से कौन सा उदाहरण नहीं माना जाएगा, है ना, उसका कौन सा एग्जाम्पल नहीं माना जाएगा। अभी एग्जाम्पल नहीं मानने की बात कर रहा है और क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के अंतर्गत बात कर रहा है। ठीक है, याद रखिएगा ये सभी चीज़ें। तो देखिए, एक तो अगर मैं आपसे जिक्र करूँ मैकेनिकल थ्योरी की बात करूँगा तो पार्ट माना जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूँ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी की भी बात, ये भी प्रक्रिया क्लासिकल जो है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में आता है। ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक थेरेपी थ्योरी की बात करें तो भी ये कंडीशन आएगी। लेकिन जो बिहेवियर अगर हम बात करते हैं व्यवहारात्मक थ्योरी वगैरह के बारे में, तो ये देखो क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है। आप मत सोचिएगा क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी अलग है और क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी अलग होती है। बात को ध्यान रखिए, ये क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इवान पैट्रिक पावलोव की जो 1904 की जो बिहेवियर थ्योरी पर आधारित है, याद कर सकते हो। परंतु क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर जो सेकंड गया है ये आपका करेक्ट होगा। इस बात को आप अवश्य ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसमें से पूछा नॉट और यही नहीं है। ठीक है, प्रश्न में नॉट है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगले सवाल की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 होगा ना, क्वेश्चन नंबर 75। हाँ, अब ये सवाल देखो, मैंने आप लोगों से कई बार पढ़ा चुका हूँ, इसके बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देगा। पीएचडी का एक मैंने फार्मूला भी बताया आप लोगों को, भाई इस तरीके से आप उसे याद रख सकते हो कि शोध के सोपान का सही अनुक्रम क्या होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आपको पता होना चाहिए सबसे पहले हमारे सामने क्या प्रक्रियाएं रिप्रेजेंट करती है। कहता है कि शोध परिकल्पना, अब परिकल्पना तो दूसरे नंबर पर आता है, PhD कैग करके मैंने पढ़ाया है। प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम सबसे पहले जब आएगी तो प्रॉब्लम का हमें क्या करना पड़ेगा, समस्या का उसका पहचान करनी पड़ेगी या तो सूत्रीकरण करना पड़ेगा, और दूसरे पे हाइपोथेसिस आता है। तो यानी शोध समस्या का सूत्रीकरण ये आपका बी है, और फिर तत्पश्चात आपका क्या बनेगा, ए बनेगा, और ए वाली कंडीशन में फिर परिकल्पना का चीज़ें रिप्रेजेंट हो जाएगी। फिर उसके बाद शोध अविकल्प, यहाँ पे डिज़ाइन है, डिज़ाइन का मतलब अविकल्प होता है, यानी आपका फिर उसके बाद सी आ जाएगा। फिर ये कलेक्शन है, कलेक्शन का मतलब क्या होता है, डेटा को संचय करना, और फिर उसके बाद ये है एनालिसिस होता है, और फिर उसके बाद सामान्यीकरण, सामान्यीकरण की जगह पे इन्होंने क्या दे रखा है, निर्वचन दे रखा है। तो ये तो बेसिकली नहीं, जो कि संचयन, विश्लेषण और निर्वचन ये प्रक्रिया इसी के बाद आती है, तो इसलिए डी होगा। और जनरलाइजेशन यानी जी, PhD कैग है, लास्ट में जी है, तो जी का मतलब जनरलाइजेशन यानी सामान्यीकरण, तो लास्ट में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा सामान्यीकरण। तो ये वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं कि BACDE, तो ऑप्शन नंबर आपका जो सेकंड गया है ये वाला ऑप्शन आपका सत्य मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जब आप जानोगे तभी इस सवालों को कर पाओगे आप लोग, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 हमारे सामने है। क्या कह रहा है, कह रहा है घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार मजिस्ट्रेट के चित्राधिकार के अंदर स्थानीय क्षेत्र में विधिक सहायता या परामर्श या आश्रय, कल मैंने शेल्टर होम के बारे में पढ़ाया था आप लोगों से, है ना, शेल्टर होम, DSSB का पेपर में इसमें सॉल्व भी करवा रहा हूँ आप लोगों को 8:30 पर। ठीक है, तो आश्रय गृह और चिकित्सकीय सुविधाएं प्रदान करने वाले सभी सेवा प्रदाताओं की सूची का अनुरक्षण कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 76, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, संरक्षण अधिकारी होता है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड आपके यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला सवाल 77, निम्नलिखित में से श्रमिक कल्याण का अंतःवित्तीय क्रियाकलाप या कार्यकलाप का कौन सा पार्ट नहीं है या कौन सा नहीं है। तो श्रमिक कल्याण का अंतःवित्तीय कार्यकलाप, अब ये जब आप पढ़ेंगे श्रमिक कल्याण के बारे में, श्रम या लेबर वेलफेयर के बारे में, तो इस प्रश्नों का आप आसानी से कर पाओगे। तो इसकी अगर हम बात करते हैं क्रियाकलाप में कौन सा नहीं है, तो कैंटीन वाला पार्ट आएगा, पेयजल वाला पार्ट आएगा, धुलाई और स्नान सुविधाएं भी आएंगी, लेकिन बच्चों के लिए शैक्षणिक की जो है सुविधाएं ये नहीं है, ये वित्तीय कार्यकलाप में नहीं शामिल किया गया है, इसलिए आपका सेकंड वाला जो पार्ट हो जाएगा ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 78 में आपको कथन दिए गए हैं, 2 स्टेटमेंट हैं, आपको उसके आधार पर जवाब देना है। तो पहला कहता है कि सामाजिक न्याय अधिकांशता, अब देखिए अभी मैं 7 to 8 बात कर रहा हूँ भारतीय संविधान पे, जैसे ही भारतीय संविधान आपका क्लास ये 7 to 8 वाले में समाप्त होगी तो सामाजिक न्याय आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पर आप देख रहिए प्रश्न को, सामाजिक न्याय से भी प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। तो सामाजिक न्याय अधिकांशता विधायन कानून के माध्यम से शोषण, भेदभाव,
रोकता है या इससे बचाव रखता है या बचाव करता है। बात सत्य है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सामाजिक न्याय अवसर संसाधनों के समाज के कमजोर तबकों के अधिकार के तौर पर उपलब्ध भी कराता है। बिल्कुल, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। हमें सही विकल्पों का उत्तर का चुनाव करना था, तो आप कह सकते हो कथन फर्स्ट, कथन सेकंड दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये भी प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर आगे बात करते हैं, एक सवाल और लेते हैं। अगला सवाल हमारे सामने दिया गया है क्वेश्चन नंबर 79। बेंडिक्स एंड लिपसेट ने ऐसे 5 चरों की जो है अभिज्ञात किया जो मार्क्सवादी दृष्टि से वर्ग निर्धारित करते हैं। इनमें कौन कौन से शामिल किए गए हैं? ठीक है, तो बेंडिस और लिपसेट विद्वान है, इन्होंने 5 वेरिएबल्स के बारे में बताया और उसे अभिज्ञात किया और मार्क्सवादी दृष्टिकोण से वर्ग निर्धारित किया है। तो मैं आप लोगों से यहाँ पे अगर बात करूँगा तो पहला तो वर्गों के बीच में आर्थिक प्रतिफल का जो है वितरण पर संघर्ष, यहाँ पर बेसिकली शामिल किया था बेंडिक्स और लिपसेट ने। दूसरे की बात करता हूँ तो समान वर्ग की स्थिति में व्यक्तियों के बीच में कठिन संप्रेषण ताकि विचार, देखो ये गलत है, ये इस पर बात ही नहीं हुआ बेंडिक्स के महोदय के द्वारा। वर्ग चेतना बात हुई है कार्ल मार्क्स दृष्टिकोण से, तो वर्ग चेतना की दृष्टि से वृद्धि, ठीक है, की वर्ग वृद्धि की वर्ग के सदस्यों में एकता की भावना और ऐतिहासिक भूमिका की समझ बनी, ये बात सत्य है। फिर निम्न वर्ग से उसे आर्थिक ढांचे में नियंत्रित करने और असमर्थता पर गहरा असंतोष होने जिसमें वह अपने आप को जो है शोषित पीड़ित महसूस करता है, ये भी है। आर्थिक ढांचे, ऐतिहासिक स्थिति, वर्ग चेतना को परिपक्व के परिणाम स्वरूप राजनीतिक संगठन की स्थापना करना। यानी आप कह सकते हो कि पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है और पांचवा सही है। तो ए सी डी ई देखोगे तो ऑप्शन नंबर देखिए पहले में मिलेगा और पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यूजीसी नेट का ट्रेंड बदल गया है। प्रश्न पूछने का जो पैटर्न है आप देख सभी रहे हैं सभी लोग कि दिसंबर में इसी तरीके से प्रश्न आया, तो जून 2024 में भी इसी तरीके के प्रश्न आएंगे। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको इसके बारे में डीप यानी गहन अध्ययन जरूरी है और आप सबको ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए सबके बारे में, है ना। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर यूजीसी नेट की क्लासेस भी प्रोवाइड करा रहा हूँ और ये क्लासेस शाम को चलती है। एक बार आपकी सारी कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूँ, उसके बाद 8:30 बजे प्रैक्टिस भी करवा देता हूँ क्वेश्चन पेपर के भी आप लोगों को, है ना। तो क्वेश्चन पेपर का जो होता है वो DSSB का बेसिकली होता है, 8:30 पर चलती है क्लासेस, ठीक है। और इस जैसे ही क्वेश्चन पेपर DSSB का आपका समाप्त होगा तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ सामाजिक समस्याओं पर, जैसे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, वेश्यावृत्ति, ठीक है, गरीबी इत्यादि बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर हम लोग बातचीत करेंगे। एक क्वेश्चन नंबर 80 देख लीजिए, ये आप लोगों के लिए सूची 1 दिया गया है, सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में अनुसंधान अवधारणा है तो उसमें दूसरे वाले में व्याख्या की गई है, ठीक है। 80 नंबर का सवाल तो कहता है तत्व किसको कहोगे आप? तत्व बेसिकली क्या होता है, सैंपल की चुनी गई इकाई के बारे में सूचना एकत्रित करने को हम लोग एलिमेंट कहते हैं, तत्व कहते हैं। उसके बाद जनसंख्या किसे कहोगे, तो जनसंख्या अध्ययन के तत्वों को सैद्धांतिक रूप से निर्दिष्ट समूहन को कहा जाता है। यादृच्छिक मतलब रैंडम होता है, रैंडम चयन। तो रैंडम चयन को क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि प्रतिचयनों की विधि जिसमें हर तत्व के पास चुने गए समान अवसर हो उसे रैंडम कहेंगे। फिर उसके बाद प्रतिचयन ढांचा यानी सैम्पलिंग फ्रेम होता है। और ये बचा तो तत्वों की सूची और अर्ध सूची जिसमें से सैंपल चुना जाता है, ठीक है। तो ये रिसर्च का सवाल है, यूनिट नंबर 5 से लिया गया है। इस सवाल का सही जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका 4th करेक्ट मान लिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखिए आप सभी लोग यूजीसी नेट के लिए। आगे मैं आप लोगों के लिए पार्ट 3 भी लेकर आऊँगा। ये दिसंबर 2023 के प्रश्न पत्रों पर मैं सोशल वर्क के प्रश्न जो है उस पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों से। यदि आप समाजकारी में आप सभी को क्लासेस लेने हैं और आप सब इसको पढ़ना चाहते हैं, या चाहे आप DSSB के बारे में ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं या आप MPPSC क्लासेस लेना चाहते हैं, तो इसमें स्पेशल ऑफर चल रहा है। यूजीसी नेट सोशल वर्क की जो फीस जून तक की 3000 रुपये में है, MPPSC सोशोलॉजी की फीस 2000 रुपये है जून तक में, इनका जून में भी एग्जाम है MPPSC वालों का। और DSSB सोशल वेलफेयर की 1000 फीस रखी गई है इस समय, ठीक है। और आपको बता दूं अगर इसके बारे में अधिक आपको जानकारी चाहिए तो ये मेरा नंबर है, आप नोट कर लीजिए 8506031308 पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।